सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है क्लास 10th से, ठीक है। और उसके बाद इसकी मुलाकात हुई है आपसे क्लास 12th, ठीक। तो थोड़ा सा पोर्शन जो शुरुआत करता है क्लास 12th में, इंटरमीडिएट में, वो क्लास 10th से ही करता है। क्लास 10th में कुछ चीजें आपने पढ़ी हैं, वो ही एनसीईआरटी में दी गई है शुरू में। तो पहले पीछे ही चलते हैं, क्लास 10th की बात करते हैं। टॉपिक आपका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूं और बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा जो सॉल्यूशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। क्लासिफाई अगर हम सॉल्यूशन को करें या सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करें, और ध्यान रखें अभी मैं बात कर रहा हूं ओनली क्लास 10th की, एकदम बेसिक बातें आपको जो है बताई जाएंगी। तो एक सॉल्यूशन को आपने क्लास 10th में 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वे 2 पार्ट कुछ बच्चों को पता होंगे और कुछ को नहीं पता होंगे। जिनको पता है वो बताओ कौन से पार्ट हो सकते हैं? 2, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। यदि मैं बात करूं होमोजीनियस की, होमोजीनियस के लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा, यूनिफॉर्म, थ्रू आउट। ये वर्ड होमोजेनियस थ्रू, ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट शब्द आपने क्लास 9th में पढ़ा था, समझे बात को? ये वर्ड क्लास 9th में एनसीईआरटी में काफी आता है, जब सॉल्यूशन के बारे में बताता है वहां पे। तो हम कहां अब 9th में पहुंच गए हैं, 9th। तो कहने का मतलब है 9th से शुरुआत हो चुकी है किसकी? सॉल्यूशन की। और फिर 10th में हल्का फुल्का पढ़ा और अब आप मिलेंगे इससे 12th में, ठीक। 10th में तो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक। डाइल्यूशन वगैरह है, वो कोई ज्यादा इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा पोर्शन क्लास 9th में ही आपने पढ़ा है, ठीक। अब होमोजेनियस एक मिक्सचर भी होता है, या भाई सॉल्यूशन की बात करें वो भी एक मिक्सचर ही है। सॉल्यूशन एक मिक्सचर कैसे है उसके बारे में आगे हम बताएंगे वीडियो में। अब बात करते हैं बी पार्ट की, हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस, अब हेट्रोजीनियस के लिए मैं वर्ड एक यूज करता हूं, सर्टेन बाउंड्री। ठीक है। इसके लिए वर्ड आया था यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूट रहना या इक्वली स्प्रेड रहना किसी भी मीडियम में। मीडियम कुछ भी हो सकता है। 9th 10th तक आप ये समझते थे कि भाई सॉल्यूशन जो होता है वो एक लिक्विड ही होता है। फिर 10th में आपको थोड़ा थोड़ा पता लगा कि भाई सॉल्यूशन तो गैसेस भी हो सकता है, और कुछ कुछ आपको ऐसा पता लगा जब आपने ज्यादा पढ़ा हो अच्छी प्रकार से कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉलिड भी होता है। तो कहने का मतलब है एक सॉल्यूशन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। समझ गए? अब यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब आपको बता दिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से फैला हुआ किसी भी मीडियम में। मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। समझ गए बात को? ये नहीं कि हमने कोई भी सिस्टम लिया, चाहे सॉलिड ही लिया, और सॉलिड का सॉल्यूशन बनाया, उसमें सॉलिड के सॉल्यूशन में इस कोने पे क्या है, क्वांटिटी कंपोनेंट्स के अलग मिला आपको,
और नीचे से निकाल ले तो क्वांटिटी अलग मिले, ऐसा नहीं। आप उस सॉलिड सॉल्यूशन के किसी भी एरिया का कोई भी पार्ट चेक करेंगे, उठा के उसकी एनालाइज करेंगे, तो उसमें कंपोजिशन एक जैसा आपको मिलने वाला होता है। उसी के लिए यूज किया जाता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट। और ध्यान रखें, सॉलिड का मैंने एग्जांपल लिया है, ये जो अप्लाई आप करेंगे वो लिक्विड, गैस, किसी पे भी अप्लाई इसको कर सकते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में। अब हेट्रोजीनियस का आपको पता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे जाए या आप उन्हें सॉल्यूट से सॉल्वेंट से एक सर्टेन बाउंड्री से सेपरेट कर सके। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, भाई मैंने एक कांच का गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, मोबिल डाल दिया, सरसों का तेल डाल दिया, जो भी आपको मिले, तो आपको दिखाई देगा ना कि ये सरसों का तेल है, इधर ऊपर तैर रहा है, पानी नीचे है। वो ऊपर क्यों तैरता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, ऑयल की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए वो ऊपर तैरता है। ठीक, तो आपको पता लग जाता है कि ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। उसमें एक बाउंड्री बन गई, सर्टेन बाउंड्री, यही पहचान होती है। अच्छा, और क्या भाई, हमने एक गिलास में 1 चम्मच रेत सैंड मिला लिया, वो भी हेट्रोजीनियस, उसमें वो दिखाई दे रहे ना सैंड के पार्टिकल आपको, वो घूमते हुए, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समझे। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, अभी बेसिक चल रहा है, ध्यान रखेंगे इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम केवल बेसिक की ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहां पर आप क्लास 12th में क्या पढ़ने वाले हैं उस पर ध्यान देंगे। कोई सॉल्यूशन आप बना रहे, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो किसी सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने हैं? मान लिया एक उसमें सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो 2 कंपोनेंट हुए या नहीं हुए? ठीक, तो ऐसे सॉल्यूशन को 2 कंपोनेंट को बोलते हैं। जो 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन होगा उसको कहा जाएगा बाइनरी। ठीक, जो 3 कंपोनेंट होगा उसको कहा जाएगा टर्नरी, और 4 का क्वार्टरनरी। समझ आई बात आपके? गौर फरमाने वाली बात यहां पर यह है कि आप क्लास 12th में आप बाइनरी सॉल्यूशन को ही स्टडी करेंगे। समझे मेरी बात? अब इसमें आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। पहले मैं सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं कि भाई सॉल्यूशन के टाइप वगैरह। देखो, हमारे पास एक सॉल्यूशन आप कैसे बनाते हैं? अभी मैंने कहा कि सॉल्यूशन आप सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है आपको। तो एक लगभग छोटा सा डाटा मैं आपको देता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत या कुछ पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हमारा एक सॉल्यूशन बनाने के लिए जो पहला रिक्वायर मटेरियल होता है वो सोल्यूट होता है। ठीक है भाई, उसके बाद हम लेते हैं सॉल्वेंट, उसके बाद बनता है सॉल्यूशन। ठीक है भाई, और इसके हैं कुछ आगे एग्जांपल। ठीक, जब हम ले रहे हैं एक सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यही के यही याद करने को कीजिएगा, इसको एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम में नहीं आता तो कंपटीशन में से इसमें बहुत कुछ आता है। ठीक, 12th हो जाएगी अब आपकी। अब आगे की देखो, सॉलिड सॉल्यूट लिया आपने और सॉलिड लिया क्या? सॉल्वेंट। तो क्या मिलेगा आपको? सॉलिड सॉल्यूशन आपको मिलेगा।
सॉलिड सॉलिड। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगी एलॉय, एलॉयज। ठीक, जैसे जो ब्रास होता है, पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक। यदि मैं इसी चीज में थोड़ा सा निकल डाल दूं तो वो क्या हो जाएगी, उसको कहा जाएगा जर्मन सिल्वर, एनसीईआरटी में दिया गया है शुरुआत में ही। और यदि मैं इसमें थोड़ा सा टिन डाल दूं, टिन निकल की बजाय, तब वो क्या हो जाएगा, कांसा। कांसे को क्या कहा था वहां पे, ब्रॉन्ज। समझे? तो ये इस प्रकार से ये एलॉयज होती हैं। आगे सॉल्यूट, इस बार हमने ले लिया लिक्विड। ये सॉलिड ही रखते हैं, सॉलिड, और सॉल्वेंट ले दिया हमने लिक्विड। ठीक, या इस साइड चेंज कर लो, सॉलिड इधर ही करते हैं। सॉल्वेंट हम सॉलिड रखते हैं, इधर चेंज करते हैं, सॉल्यूट को चेंज करते हैं लिक्विड, और सॉल्वेंट है आपका सॉलिड। ठीक, हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट के एग्जांपल दो, जैसे आपका जिप्सम हुआ, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो हाइड्रेटेड साल्ट ये हुए जो हमने आपको बताया, जिप्सम हुआ, नीला थोथा हुआ जिसको ब्लू विट्रोल कहते हैं, ग्रीन विट्रोल हुआ, इप्सम, जिप्सम का भाई एक और होता है इप्सम। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O। तो ये हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं। समझे? अब गैस, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्यूशन सॉलिड। एग्जाम्पल हो गया प्यूमिक स्टोन, या मिनरल्स। ठीक है भाई, ये हुआ काम। अब यदि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, और अब सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, लिक्विड। तो सॉल्यूशन होगा हमारा लिक्विड। एक एग्जांपल बताओ, सॉलिड सॉल्यूट हो, शरबत, लेमोनेड वगैरह। ठीक है, यानी इसका जो एग्जांपल होगा वो शुगर इन वाटर, या लेमोनेड लिख सकते हैं आप यहाँ पे, नींबू पानी भी इसमें आ जाए क्योंकि नींबू पानी में चीनी डलती है। समझे? अब लिक्विड, लिक्विड और सॉल्यूशन कैसा, लिक्विड। तो एग्जांपल क्या होगा, वाट, अल्कोहल इन वाटर करो, अल्कोहल इन वाटर। ठीक है भैया, है आसान, बिल्कुल आसान है। या कंफ्यूजन हुआ था, आपने कहा जी सॉल्यूशन जो बनेगा
वो लिक्विड बनेगा। वही दिमाग घूम गया एकदम, ठीक है। और दिमाग में यही था हाइड्रेटेड साल्ट बनता है। चलिए, अब सॉल्यूट लिया आपने गैस, ठीक है भाई, और लिक्विड सॉल्वेंट। तो इसका एग्जाम्पल, ये सॉल्यूशन क्या होगा? लिक्विड। एग्जाम्पल क्या हुआ? क्या हो सकता है? कोल्ड ड्रिंक, जिनको हम बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम गैस, इसको सॉलिड। सॉलिड और जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिया इस बार हमने गैस, ठीक। अब जब कोई सॉलिड किसी गैस में डिसोल्व है, समझ रहे बात को? ऐसा सॉल्यूशन कौन सा होगा बताओ जरा? रोज आप उसको एवरीडे लाइफ में देखते हैं। स्मोक, ठीक है भैया। और ये सॉल्यूशन होगा हमारा गैसेस, ठीक। स्मोक, ठीक। अब हमने लिया क्या? सॉल्यूट लिया हमने लिक्विड, और सॉल्वेंट है हमारा गैस। तो हमारा सॉल्यूशन भी होगा गैस, और इसका एग्जाम्पल होगा क्या? बोलो, वाटर वेपर या मिस्ट कह सकते हैं, और उसकी बूंदे, वाटर वेपर, वाटर वेपर। अब हमारा जो सॉल्यूट है वो हुआ गैस, और जो सॉल्वेंट है वो भी ले लिया हमने गैस। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी होगा गैस। इसका एग्जांपल क्या? बड़ा आसान, एयर, AIR, एयर। तो ये आपके सॉल्यूशन के टाइप हुए, या क्लासिफिकेशन मान लो उनका। लग गया पता आपको कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं? कितने टाइप हो गए? 9 टाइप हो गए, समझे? अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये बात होगी बेटे 9th 10th 11th तक। ये आपको पता थी, जिसे पता नहीं थी वो आप पता कर लीजिए यहां देख के। अब शुरुआत करते हैं हम भाई, ये जो इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन का। एक्सप्रेशन आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हो गया क्या? क्वालिटेटिवली, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा था। और एक हो गया क्वांटिटेटिवली। समझे बात? एक क्वालिटेटिवली, एक क्वांटिटेटिवली। अब क्वालिटेटिवली का इसको मैं कर देता हूं नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड। अब जो फर्स्ट पोर्शन है ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? क्वालिटेटिवली का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, समझेंगे रितिका? क्वालिटेटिवली का मतलब यही हुआ कि इसमें जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो उसमें सोल्यूट कितना मौजूद है। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है तो ऐसे सिस्टम को कहा जाएगा, या ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा डाइल्यूट। समझे मेरी बात को?
डाइल्यूट, जब सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है या हम कहें कि ज्यादा वाटर मिला हुआ है, पानी ज्यादा मिला हुआ है, तो वो डाइल्यूट, एक टर्म आएगी इसमें डाइल्यूट। डाइल्यूट, ठीक है। और इसमें फिर जब यदि सोल्यूट, पानी कम हो सोल्यूट ज्यादा हो या तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो, वो तब टर्म आएगी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड, समझे मेरी बात? कॉन्सेंट्रेटेड टर्म आएगी। अब इसमें समस्या एक है, इस प्रकार यदि हम एनालाइज करें अपने सॉल्यूशन को क्वालिटेटिवली तो उसमें काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? और अच्छी सही प्रकार पता भी नहीं लग पाता कि भाई हमारा सोल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, क्या चीज उसमें कितने परसेंट मौजूद है, कितने ml मौजूद है, कितने ग्राम मौजूद है। तो इस समस्या से निपटने के लिए फिर जो सेकंड आपका मेथड है कौन सा, क्वांटिटेटिवली, ठीक। तो क्वांटिटी के आधार पर, यानी हमारे सॉल्यूशन में कितना ml, कितने ग्राम, कितनी परसेंटेज हमारे सोल्यूट की है या सॉल्वेंट की है, वो किया जाता है किसमें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, नंबर 2 में। एनालिसिस, आगे बात समझ में, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस में। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कुछ लॉ पढ़ते हैं, कुछ नियम पढ़ते हैं, समझ रहे मेरी बात को, और उनके कुछ फॉर्मूले। सेकंड, ये वाला एनालाइज 2 प्रकार से करेंगे हम अपने सॉल्यूशन को, एक क्वालिटी के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे। क्वालिटी मतलब डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, क्या है। क्वांटिटिवली मींस इसमें कितने ग्राम सोल्यूट है यदि वो सॉलिड है, कितने ml सोल्यूट है यदि वो लिक्विड है, समझ रहे मेरी बात को। या ऐसा कहेंगे भाई कितने परसेंट फला चीज है, कितने परसेंट सोल्यूट है, कितने परसेंट सॉल्वेंट है। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें ml हुआ, ग्राम हुआ या परसेंट हुआ, ये सोल्यूट पर सॉल्वेंट दोनों पर अप्लाई की जा सकती है, समझे मेरी बात को। आगे समझ में किसी के का भी हम निकाल सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम आपको कराएंगे, आप उन्हें करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। फिलहाल अब कुछ रूल्स या लॉ देख लीजिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, ठीक है। चलिए करते हैं बात, उस साइड कर लेते हैं, ये टेबल हटा देता हूं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज की। नंबर फर्स्ट है मास परसेंटेज, मास परसेंट। मास परसेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट मौजूद है, हम कहें कि जो सॉल्यूट मौजूद है उसका मास किसमें, ग्राम में, मास ऑफ कंपोनेंट, किसमें, ग्राम में, और टोटल मास
ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई, इंटू 100। इसको आप कैसे यूज करेंगे, इसको आप यूज करेंगे ऐसे, WA अपॉन या तो बड़ा W कर दो ऐसे। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, WA अपॉन WA प्लस WB। ये क्या है, सोल्यूट का मास, ये है सॉल्वेंट का मास, और ये हो गया आपका ऊपर सोल्यूट का मास। WA सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, WB मास ऑफ सॉल्वेंट, और जब दोनों को इक्वल कर देंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। समझे, तो ये वो चीज है, ये यूज होंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद बात आती है नंबर 2, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इसमें करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, या कंपोनेंट का मतलब हमारे जो इसका आज से है या मीनिंग है वो सॉल्वेंट से है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। अब इसको भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ, W किसके लिए यूज किया जा रहा था, मास के लिए, अब यहां यूज किया जाएगा V, और V भी कौन सा, स्मॉल, VA अपॉन कैपिटल V, या तो ऐसे कर लीजिए, या मल्टीप्लाई में 100 भी है यहाँ, ठीक, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, VA अपॉन VA प्लस VB। VB कौन है, सोलवेंट की वॉल्यूम, और इनटू 100। इसे 100 को मत भूल जाना भाई, ठीक है। अब नंबर 3, नंबर 3 आता है आपका मास बाय वॉल्यूम। मास बाय, ये इसका यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा किया जाता है। अब ये थर्ड है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये फार्मेसी वगैरह में यूज किया जाता है ज्यादातर, ठीक, फार्मेसी मेडिकल फील्ड में, ठीक। अब अच्छा, इसमें इसका एक एग्जांपल देखो, मास बाय इसका मास परसेंटेज का। इसमें कहा कि भाई 20% चीनी घोल रखी है किसी वाटर में, ठीक, 20% चीनी है उसमें, किसके बेसिस पे, मास के बेसिस पे, ये भी ध्यान रखना है, मास के बेसिस पे बात करा, 20% चीनी है, तो इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम चीनी घुली हुई है किसमें, 80 ग्राम वाटर में, सॉल्वेंट में, समझ रहे। तब दोनों मिलकर क्या हुआ, पूरा 100% हुआ ना, ये बात ध्यान रखेंगे। 20% मास के अकॉर्डिंग, 20% चीनी है पानी में, शरबत बना रहे हम, तो इसका मतलब यह है कि 20 ग्राम चीनी 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व है। अब 20 प्लस 80 यानी 20 प्लस 80 इक्वल टू 100, तब जाके वो 100% हुआ, ठीक है। अगर इसे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इस पर अप्लाई करें, भाई 20 ml एल्कोहल, दारू कोई शराबी है, 20 ml एल्कोहल 80 ml पानी में डिजोल्व करके 100% का पैक बना रहा पूरा, समझ रहे बात को, ये हो गई शराबी के लिए। अब इसमें क्या है, इसमें 20 80 नहीं, ये तो टोटल हो गया ना, 100 रखेंगे ना, ये 20 प्लस 80, 20% होगा, समझे। अब इसमें क्या है, ये ग्राम में है, ये सारा ध्यान रखेंगे, ये ग्राम में, ये ग्राम में, ये ml में, ये ml में, और जिसमें आएगा वो मास बाय वॉल्यूम है, तो वो ग्राम बाय ml रहेगा उसमें, यानी मास
पर वॉल्यूम, परसेंटेज पूछा ना इसमें, परसेंट बताओ कुछ, अगर परसेंटेज पूछा तो फिर इंटू 100 होगा, अन्यथा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में ऐसे ही है। तो मास बाई वॉल्यूम देखिए m अपॉन v, ठीक। इसको आप भाई परसेंटेज के अकॉर्डिंग है इंटू 100 ऐसे कर सकते हैं, या एम ए अपॉन वी ऐसे कर लो इंटू 100, यही लगेगा इसमें, ठीक है। बस एम ए मास ऑफ सोल्यूट, वी वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, समझ रहे। और ध्यान रखेंगे यहां पे ये क्वांटिटी किस में है, एम एल में, और ये क्वांटिटी है ग्राम में, समझे बात आप। सोलवेंट की वॉल्यूम, यहाँ लिक्विड में हम सॉलिड डिसोल्व कर रहे हैं, इसमें वहां ऐसे ही लिख ले, चाहे ना लिखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये ध्यान रखना है सॉल्वेंट की वॉल्यूम है, ठीक। वी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर अकेला है, और हमें मास बाई वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। ये अच्छा, अब नंबर 4 आता है, मास परसेंटेज वॉल्यूम हो गया, मास वॉल्यूम हो गया, पीपीएम आएगा, ठीक। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, इसमें आप रखेंगे कोई भी चीज है, कुछ भी है, उसमें 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बुक दिखाओ कहां, पीपीएम, हाँ ये रहा भाई, ये क्या लिख रहा नंबर, एक पीपीबी है, पीपीबी, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 9 की। अब बाकी यहां पर कौन है, किस में मल्टीप्लाई कर रहे, कंपोनेंट बटा टोटल कंपोनेंट, यानी पार्ट ऑफ कंपोनेंट बटा टोटल पार्ट ऑफ जो पूरा सिस्टम है उसके, ठीक। पार्ट ऑफ, इसे और इससे लिखना है, पार्ट ऑफ कंपोनेंट बटा टोटल पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं इसमें, आप ग्राम में ले सकते हैं, एमएल में ले सकते हैं, कैसे में भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि मान लिया हम वाटर में क्या करें, टंकी आ गई अब सभी के घरों में, वाटर में आप क्लोरीन का क्वांटिटी डिटरमाइन करना चाह रहे, तब एमएल में लेंगे आप, समझ रहे। क्लोरीन का पार्ट कितना है, टोटल पार्ट कितने हैं, उसमें क्लोरीन के भी पार्ट प्लस वाटर के पार्ट, और ध्यान रखेंगे 10 लाख में एक पार्ट पर मिलियन होता है। ये होगी लिक्विड की बात। एमएल में जब ले रहे, आप मिट्टी है, मिट्टी में कैल्शियम की क्वांटिटी डिटरमाइन करें, भाई आपके खेत में मान लिया जिंक की कमी है, और जो आपकी धान की फसल है उसकी पत्तियां खराब हो रही, तब उसमें क्या ग्राम में लेंगे मिट्टी को, तो वो उस पर अप्लाई हो गए, गैसों पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है।
पीपीबी में क्या हो जाएगा, 10 की इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, मुश्किल से पड़ेगी। ठीक, अब इसमें क्या रह गया भाई, अब इसमें रह गया आपका मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन, वो भी आसान है। उसके बाद मोलैरिटी, मोलैरिटी में थोड़ा सा झोल पड़ा क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी में आपकी दिया है, क्या दिया है, छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन इसके अलावा अलग अलग चीजें भी होती है जो एक ही बात को रिप्रेजेंट करती है। कम से कम 3-4 फॉर्मूले इसमें मोलैरिटी के हम आपको बताएंगे। उसके बाद आएगी मोलैलिटी। ठीक, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं ऐसे ही सुन लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब चीजों है पता लगेगा। उससे आगे फिर आपको हम कराएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप थोड़ा ऐसे ही सुन लेंगे जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप करने जाएं तो आपको आसानी हो जाए। मोलैरिटी क्या होते हैं, किसी भी सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वो भी लीटर में, नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट के मोल बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, वो उसकी मोलैरिटी है। या हम कहें मोटा मोटी मैं बताता हूं आपको, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, ये चीज कहलाती है मोलैरिटी। समझ गए बात को, ये है अच्छी डेफिनेशन। एक होते हैं मोलैलिटी, उसमें भी यही चीज होती है, बट उसमें जो सॉल्यूशन लिया जाता है या जो पूरा सिस्टम है वो किलोग्राम में लिया जाता है। यानी 1 किलोग्राम में किसी सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, वो हो गई मोलैलिटी। मोलैरिटी में 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल सॉल्यूट के हैं वो मोलैरिटी है। 1 किलोग्राम कोई भी चीज है उसमें कितने मोल सॉल्यूट के, वो होती है मोलैलिटी। समझ गए, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों का अंतर पता लगा। एक मोलैरिटी लीटर में और मोलैलिटी किलोग्राम में। फिर आता है मोल फ्रैक्शन, मैंने बताया मोल फ्रैक्शन 1 से लेकर 1 लाख तक, उससे भी आगे कितने भी कंपोनेंट्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूट उस कंपोनेंट के मोल, और ये मोल फ्रैक्शन ऐसी चीज पे अप्लाई किया जाता है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट हो। किसी एक सॉल्यूट के कितने मोल हैं, Na से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें टोटल मोल कितने हैं या कितने उसमें कंपोनेंट हैं उनके मोल, यानी Na बाई Na प्लस Nb Nc Nd Nna डॉट 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 आई तक, तो वो हो जाएगा XA का मोल फ्रैक्शन। XB का निकाल सकते हैं, XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस Nb Cd E आई तक। समझ गए, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। तो आज जो बताया वो थोड़ा बेसिक ही हमने आपको बताया, कल हम बताएंगे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर का स्टैंडर्ड, मोल फ्रैक्शन जो एग्जाम में काफी आता है, मोलैरिटी एग्जाम में काफी आती है, मोलैलिटी उतनी ज्यादा नहीं आती। समझे, और फिर करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है।